हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी राइटर एनीस जंग हैं, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा टाइटल को समझ लेते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग। स्टूडेंट, लॉस्ट मतलब खो गया। स्प्रिंग सीजन होता है जिसमें रंग बिरंगे फ्लावर्स खिलते हैं। तो ये जो स्प्रिंग सीजन है, इसका कंपैरिजन चाइल्डहुड से किया गया है, यानी कि एक बच्चे का चाइल्डहुड खो गया। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो यहाँ पे दो बच्चों की स्टोरी है इस चैप्टर में। सबसे पहले अबाउट द ऑथर दिया है, इसे देख लेते हैं। ऑथर एनीस जंग है। 1964 was in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद, जो कि राउरकेला की हैं, और उन्होंने जो अपना एडोलसेंस है वो उन्होंने हैदराबाद में स्पेंड किया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, एजुकेशन भी हैदराबाद में ली, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, उनके दो मम्मी पापा थे, दोनों ही राइटर थे। एनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनीस जंग ने अपना जो कैरियर है वो इंडिया में राइटर के तौर पे शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट for major newspaper in India and abroad and has authored several books. ये एनीस जंग ने इंडिया में कई न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पे काम किया है और अब्रॉड में भी, और उन्होंने कुछ बुकें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग में दो स्टोरीज हैं, ये लॉस्ट स्प्रिंग नाम की ही एक जो उन्होंने बुक लिखी थी उसका एक्सर्प्ट, यानी कि उसका ही अंश है, उसी का ही पार्ट है ये जो दो स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग में हमें देखने को मिलेंगी। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में दो स्टोरी है, जिसमें से फर्स्ट स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ पे आई आया है स्टूडेंट एक रैक पिकर बॉय के लिए, जो कि जिसका नाम साहिबे आलम है। तो वो कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में से 1 रुपया भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी है वो साहिबे आलम नाम के एक रैक पिकर, कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे की है। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? तो ये हमारी ऑथर उनसे क्वेश्चन करती हैं। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ऑथर कहती हैं कि मैंने साहिब से पूछा, जो कि मुझे मिलता है एवरी मॉर्निंग, रोज मुझे मिलता है, और क्या ढूंढते हुए मिलता है? गोल्ड। स्क्रॉन्जिंग की मीनिंग होती है सर्चिंग, गोल्ड ढूंढते हुए मिलता है। कहाँ से? गार्बेज यानी कि कूड़े से, और डंप्स हीप, ढेर में से, कूड़े के ढेर में से गोल्ड ढूंढते हुए मिलता है मेरे पड़ोस में। तो उससे मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो स्टूडेंट, यहाँ जो गोल्ड है वो एक मेटल नहीं है, वो गोल्ड वो प्रेशियस थिंग्स हैं, जो कि वो बच्चा साहिबे आलम कूड़ा कचरा में से ढूंढने की कोशिश करता है, अपने यूज़फुल की चीज़ें। तो ये उसकी यूज़फुल की चीज़ों के लिए गोल्ड का यूज किया गया है। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी। तो स्टूडेंट, ये जो साहिबे आलम बॉय है, ये ढाका, ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल, जो कि हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, तो ढाका से बिलोंग करता है। There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him कि मदर ने उसे बताया था कि ढाका में बहुत से स्टॉर्म आने की वजह से उनके फील्ड यानी कि जो खेत थे और होम्स उन सब उजड़ गए थे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसीलिए वो ढाका छोड़कर बड़े शहर में यानी कि यहाँ दिल्ली में सर्चिंग गोल्ड सर्च करने के लिए, यानी कि कूड़ा कचरा बीनने के लिए एक बहुत बड़े शहर में आके सेटल हो गए थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स की मीनिंग होती है लो वॉइस में बोलना, स्पीक इन ए लो वॉइस। तो वो बहुत धीरे आवाज़ में बोलता है कि क्योंकि मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अतिरिक्त करने को कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली। ग्लीबली की मीनिंग होती है स्टूडेंट ईजिली।
तो वो पूछती है, जो ऑथर है हमारी, वो पूछती हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब उसी वक्त जैसे ही वो पूछती हैं, उसी वक्त वे सोचने लगती हैं कि मैंने कैसी गलत सी एडवाइस दे दी, क्योंकि वो तो इतना पुअर है कि वो स्कूल जा ही नहीं सकता, ना उनके आसपास कोई स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ सकता है। तो अपने आप ही फील करने लगती हैं कि मैंने कैसा गलत क्वेश्चन उससे पूछ लिया। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 14। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, यदि कोई बना देगा तो मैं स्कूल जरूर जाएगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं वहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर लेती हूँ, ऑथर कहती हैं, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जॉगिंग, मैंने ऐसे ही जॉक मारते हुए, मतलब ऐसे ही मजाक में उससे पूछ लिया। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और बहुत बड़ी सी स्माइल करते हुए उसने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। आई अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ट। तो जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि स्कूल को बनने में तो बहुत टाइम लगता है, और वो एम्बेरेस्ड का मतलब अपने आप पे अशेम फील करती हैं, शर्म फील करती हैं, और कि मैंने कैसा प्रॉमिस कर दिया था इस बच्चे से, और इसने तो उसी को रियल समझते हुए मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मतलब एम्पटी, यानी कि वो कह रही हैं ऑथर कि जैसा मैंने इससे क्वेश्चन किया, ऐसे तो सभी इससे वायदे कर देते हैं, जैसे मैंने इससे वायदा किया कि हाँ मैं स्कूल बनाऊंगी, तो ऐसा कितने ही लोग आते हैं इनके ब्लीक वर्ल्ड यानी कि खाली संसार में आते हैं इनके पास, और कई वादे करके चले जाते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए अस्पताल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, पार्क बनाएंगे, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट अपने वादों को पूरा नहीं करते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, जब मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसको जानते हुए, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम साहिब आलम बताया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि साहिब आलम की मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। If he knows its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसको पता चलेगा कि उसके जो नाम की मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है यानी कि पूरे संसार का मालिक, तो उसको बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि कहाँ वो कूड़ा कचरा बीनने वाला है और पूरे संसार का मालिक, तो ये तो दोनों विपरीत वर्ड हो गए। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि वो अनभिज्ञ है अपने इस वर्ड से, वो तो केवल बस बेयर फुट यानी कि जो नंगे पाँव बच्चे होते हैं उनका ग्रुप होता है, उनके साथ मॉर्निंग बर्ड यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड की तरह सुबह सुबह निकलते हैं, अपने घरों से बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन नून के समय वो 12 बजे तक गायब हो जाते हैं, मतलब अपने घरों को वापस चले जाते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, तो काफ़ी महीनों के बाद मैं उन सभी को मैं जानने लग गई थी, उन बच्चों का जो ग्रुप था उनको जानने पहचानने लग गई थी हमारी ऑथर। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, वो जो ग्रुप जा रहा था बच्चों का बेयर फुट नंगे पाँव, उनमें से एक बच्चे से हमारी ऑथर पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, क्योंकि मेरी मम्मी शेल्फ से उतार के ही नहीं देती। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली तरीके से आंसर दिया। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब एक बच्चा जिसने दो अलग अलग जूते पहने हुए हैं, वो जवाब देता है उसी ग्रुप में से कि अगर इसकी मदर उतार के भी देती तो ये नहीं पहनता, उसको फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जैसे ही मैंने कमेंट किया कि क्यों नहीं पहनता, तो उसी ग्रुप में से एक बच्चा जिसने अलग अलग पेयर पहने हुए थे जूते के, अलग अलग जूता पहना हुआ था, अपने पैरों में वो शफल्स कर लेता है। शफल्स मतलब उसको एक पैर के ऊपर एक कीपिंग शिफ्ट कर लेता है, मतलब अपने पैरों को शिफ्ट कर लेता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life.
अब एक बच्चा उसी में से कहता है कि मुझे जूते चाहिए जो कि उसने अपनी लाइफ में कभी पहने ही नहीं है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। और पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने देखा है कि कई बच्चे हमारी कंट्री में हैं जो चप्पल नहीं पहनते, बेयरफुट यानी नंगे पाँव रहते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेजेस रोड, सिटी में और गांव की रोडों पर। इट इज़ नॉट lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation। अब ये कारण, चप्पल ना पहनने का कारण केवल मनी ही नहीं है, बल्कि ये हमारी ट्रेडिशन यानी कि हमारी परंपरा है नंगे पाँव रहना, उसी में से एक बच्चा एक्सप्लेन करता है। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे आ परपिचुअल स्टेट ऑफ पावर। वॉन्डर की मीनिंग होती है स्टूडेंट सरप्राइज, और परपिचुअल की मीनिंग होती है नेवर एंडिंग। तो यहाँ पे हमारी ऑथर कहती हैं कि ऐसे संसार में कि मैं सरप्राइज होती हूँ इनका देख के, ऐसे बच्चों को, कि वो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कैसा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारी ट्रेडिशन है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। तो यहाँ पे स्टोरी एक याद आती है हमारी ऑथर को, वो उदुपी की है जो कि कर्नाटका में एक छोटा सा प्लेस है उदुपी। कर्नाटका इंडिया के स्टेट में एक छोटा सा प्लेस है उदुपी। वहाँ की स्टोरी उनको याद आती है हमारे ऑथर को, और वो बताती हैं एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्राइस्ट। तो बताती हैं ऑथर कि मुझे एक आदमी की स्टोरी याद आ रही है जो कि जब वो बच्चा था तो वो एक टेम्पल में रोज जाया करता था, जहाँ पे उस टेम्पल में जो प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, पंडित थे, वो उसी के फादर होते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उस टेम्पल के आगे रुकता था और भगवान से प्रेयर करता था। किस चीज़ की? शूज़ के लिए, कि हे भगवान मुझे शूज़ मिल जाएं। 30 years later I visited his town and the temple। तो 30 साल के बाद हमारी ऑथर उसी टाउन में उसी टेम्पल के पास जाती हैं, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन की मीनिंग होती है स्टूडेंट ruined या वीरान कह सकते हैं। तो वो कहती हैं कि वो टेम्पल अब बिल्कुल ही वीरान हो चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट। और उसके पीछे की साइड अब कोई नए पुरोहित रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स भी पड़ी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। एक लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। और सॉक्स और शूज भी वियर कर रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। आया और उसने अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड अ गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उस बॉय को देखते हुए मुझे उस लड़के की याद आ गई जो कि गॉडेस से, माता रानी से क्या प्रे कर रहा था कि मुझे शूज़ मिल जाए, हे माता रानी मुझे शूज़ मिल जाए, लेट मी नेवर लूज दैम। और जब शूज़ मिल जाते हैं उसको, गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसको शूज़ प्राप्त हो जाते हैं तो अब क्या प्रेयर करता है वो कि हे माता रानी ये कभी भी ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। अब माता रानी ने उसकी प्रेयर को सुन भी लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वॉर शूज़। और इस बॉय ने, जिसने प्राइस्ट के बेटे ने जो शूज़ वियर कर रखे हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। अब मैं देख रही हूँ लेकिन हमारी कंट्री में नेबरहुड की तरह, यानी कि जैसे उसके पड़ोस में नंगे पाँव बहुत से बच्चे दिखाई देते हैं, तो इसी प्रकार ऑथर कह रही है कि हमारी पूरी कंट्री में ही इस प्रकार से बच्चे रहते हैं जिनके पास शूज़ नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphically। Acquaintance मतलब जान पहचान। तो अब माई एक्वेंटेंस यानी कि जिसको मैं जानने पहचानने लग गई हूँ, वो जो रैग पिकर्स है, नंगे पाँव चलता है, और वो अब मुझे लेके आया है। कहाँ लेके आया है? दिल्ली के ही सीमापुरी इलाके में। सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली के ही आउटसाइड में, बिल्कुल दिल्ली का ही पार्ट है लेकिन बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर ही है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971।
तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी बांग्लादेश से आए हुए हैं। कब? 1971 में। और स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट इलीगल सेटल्स। तो यहाँ आके जो इलीगल रूप से लॉ के खिलाफ रूप से जो यहाँ आके सेटल हो गए हैं, तो वो यहाँ रहते हैं सीमापुरी इलाके में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। तो वाइल्डरनेस की मीनिंग होती है वेस्ट लैंड। तो उसी प्रकार से जैसे सभी लोग रह रहे हैं, ऐसे ही साहिब की फैमिली भी सीमापुरी में वेस्ट लैंड, जहाँ पर कूड़ा कचरा डाला होता है, वाइल्डरनेस जो वेस्ट लैंड के रूप में जगह होती है, वहाँ पर रह रही है। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। पहले थी बिल्कुल खाली जगह, लेकिन अब ये खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन। तो यहाँ पे मड के यानी कि मिट्टी से और छतें कैसी हैं? टीन की छतें हैं, या टीन की हैं, या फिर टारपोलिन। टारपोलिन या ऐसा कपड़ा होता है जिसके अंदर से बारिश अंदर नहीं आती, वाटरप्रूफ होता है। तो ऐसे कपड़े की छत बनी हुई है और मड के मिट्टी के बने हुए झोपड़े हैं। Devoid of sewage, drainage of running water, leave 10,000 रैक पिकर्स। और लगभग यहाँ 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले, जहाँ पर सीवेज की यानी कि फ्लश की भी सुविधा नहीं है। ड्रेनेज यानी कि जहाँ से साफ पानी आता है, गंदा जाता है, तो ऐसी भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। They have lived here for more than 30 years without an identity। वे लोग यहाँ से लगभग 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, केवल एक क्या है? राशन कार्ड है। वो भी इसलिए दिए हुए हैं नेताओं ने, जिससे कि उनको राशन देते हैं वो लोग राशन कार्ड के थ्रू। और क्या देते हैं राशन में? खाने पीने का सामान दे दिया, थोड़ा बैड क्वालिटी का, जिससे उनको वोट मिल पाए उनके। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो जब ऑथर उनसे क्वेश्चन करती हैं कि तुम इतने अच्छे सुंदर खेतों को छोड़कर, सुंदर लैंड को छोड़कर, यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें रिवर भी थी उसको छोड़कर यहाँ इस इलाके में क्यों रहते हो, तो इस क्वेश्चन पे उनको जवाब मिलता है कि यदि हमें एंड के लास्ट में यानी डे के लास्ट में यानी कि रात को जब बेड पे जाते समय बिना किसी स्टोमक पेन के खाना मिल जाता है, पेट भर खाना मिल जाता है, तो हमें उन ग्रीन फील्ड्स की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल खाने की ही नीड है। Whatever they find food, they pitch their tents that become transits home। तो जब कभी भी हमें भोजन मिलता है और इसके बाद जहाँ भी भोजन मिलता है वहाँ पे हम अपना टेंट लगा लेते हैं और ट्रांजिट्स होम यानी कि जो टेम्परेरी घर अपने बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। जो बच्चे हैं वो भी इनके सर्वाइवल यानी कि इनकी जीविका चलाने में इनके पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि इनकी हेल्प करते हैं जीविका चलाने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में जितने भी लोग हैं वो रैक पिकिंग यानी कि कूड़ा कचरा बीनने का काम करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions of and fine art garbage of them is gold। तो जो बच्चे हैं उनके लिए तो कूड़ा कचरा बीनने का काम उसमें से गोल्ड को ढूंढना है, यानी कि अपने लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें को प्राप्त करना कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाए या उनकी ज़रूरत का कोई सामान मिल जाए, वो उनका काम है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड a roof over their heads even if it is a leaking roof। अब उनका क्या है मकसद? केवल उनके सर पे एक छत होनी चाहिए, चाहे छत ऐसी हो कि वो लीक भी करती हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब sees his eyes lighting up।
अब जो साहिब है उसकी आंखों में चमक है और चमकती हुई आंखों से बोलता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी 10 का नोट भी कूड़े कचरे में से मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you do not stop scrounging, or there is a hope of finding more. तो अब राइटर कह रही हैं कि जब उन्हें यहाँ से कोई सिक्का या कोई 10 रुपये का नोट मिलता है तो वो इसमें से सर्च करना छोड़ नहीं देते। वो उनको और होप होती है कि शायद अब कुछ और ज़्यादा हमें मिलेगा, अब कुछ और मिलेगा, तो वो उसमें से और कुछ सर्च करने की, स्क्रॉन्जिंग मतलब उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। तो इसीलिए जो बच्चों के लिए रैग पिकिंग का काम उनके पेरेंट्स के सोच से बिल्कुल अलग है। For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is means of survival. बच्चों के लिए तो ये काम एक वंडर है, एक अजूबा है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये काम एक जीविका चलाने के जैसा है। One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. एक दिन सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को एक फेंस की हुई है, फेंस मतलब 4 दीवारी जैस पे जाली वगैरह फेंसिंग लगी हो, उसके गेट पर खड़े हुए देखा। वो देख रहा था, ऐसे 2 मैन को देख रहा था जिन्होंने बहुत वेल ड्रेस्ड पहनी हुई थी वाइट कलर की और टेनिस के शूज भी पहने हुए थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और फेंस के बाहर खड़े हुए कहता है कि मुझे ये खेल बहुत ही पसंद है, टेनिस गेम बहुत पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और वो कह रहा है कि जब कोई नहीं होता तो गेट कीपर जो है मुझे अंदर जाने देता है और मुझे झूला भी झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब ने भी वाइट कलर के शूज़ पहने हुए टेनिस के, जो कि बिल्कुल भद्दे से लग रहे हैं। जो उसने शर्ट पहनी है और जो उसने शॉर्ट्स पहना है उसके साथ बिल्कुल भद्दे से लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसने बताया कि किसी ने मुझे ये टेनिस के शूज़ दे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. तो ऐसा लगता है कि ये किसी रिच बॉय ने, जिसके शूज़ में एक होल हो गया था, उसने फेंक दिए होंगे। डिस्कार्डेड मतलब उसको बेकार समझ के फेंक दिया होगा, जो कि ये साहिब ने पहने हुए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, तो उसको वो ये परेशान नहीं कर रहे। मतलब उसने अगर होल भी है जूतों में तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है साहिब को। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो कि ऐसा लड़का जो कि हमेशा नंगे पैर रहता है, इवन शूज विद अ होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। अगर उसके पास एक होल किया हुआ जूता भी है तो वो उसके ड्रीम सपने के सच होने के जैसा ही है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो कि वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत ही बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब एक मिल्क बूथ जहाँ पे वो काम करता था उस रास्ते पे वो मिला। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसके एक हाथ में स्टील का कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए कि उस टी स्टॉल में मैं काम करता हूँ, साहिब ने हमारी ऑथर को बताया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे दिन के खाने के अलावा 800 रुपये भी वहाँ से मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या आपको जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब मुझे उसका जो फेस था वो केयर फ्री बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो जो स्टील का कनिस्टर था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके शोल्डर पर ज़्यादा भारी है उस बैग के, जो उसने प्लास्टिक का बैग उठाता था जब वो कूड़ा कचरा बीनता था, उसके अगेंस्ट ये जो स्टील का कनिस्टर है वो उसके शोल्डर पर
और भारी है उसके फेस से ऑथर को फील हो रहा था। द बैग वॉज हिज, वो जो बैग था वो उसका अपना था, वो खुद का मालिक था उस काम का। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कनिस्टर है चाय का, ये उसका खुद का नहीं है, ये उस मालिक का है जिस दुकान में वो काम करता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हम एक स्टोरी कवर कर चुके हैं जो कि एक साहिब आलम की थी। अब ये सेकंड पार्ट में सेकंड स्टोरी है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। स्टूडेंट, ये एक मुकेश नाम के बच्चे की स्टोरी है और वो कार ड्राइव करना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये स्टोरी हमें कितनी इंस्पायर करती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टोरी, आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो जब उनसे हमारी ऑथर पूछती है एनिस जंग कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बहुत ही प्राउडली अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। तो ऑथर ने उनसे पूछा, तो क्या तुम कार के बारे में कुछ अधिक जानते हो? आई विल बी लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। तो उन्होंने ऑथर की आइज़ में देखते हुए मुकेश ने जवाब दिया कि मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ ए स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। तो जो उसका ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का, कार ड्राइव करने का, तो वो एक मिराज की तरह लगता है। स्टूडेंट, मिराज किसे कहते हैं? एक फॉल्स अपीयरेंस, यानी कि ऐसा लगता है सपना जो कि पूरा हो जाएगा लेकिन इम्पॉसिबल होता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसी धूल भरी गलियों में रहता है फिरोजाबाद के छोटे से टाउन में, जहाँ पे ये एक मिरेकल की तरह लगता है उसका ड्रीम। फेमस फॉर इट्स बैंगल, तो ये जो फिरोजाबाद है वो बैंगल मेकिंग के काम के लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, और सभी एक से दूसरे घर बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व हैं फिरोजाबाद में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generation working around furnaces, welding glasses, make bangles for all the women in the land it seems। तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद एक ऐसा ग्लास मेकिंग जो चूड़ीज़ होती हैं उसके बनाने का सेंटर है, और ये जनरेशन एंड जनरेशन से चला आ रहा है वहाँ के लोगों का कि वो इसी काम में इन्वॉल्व हैं। वेल्डिंग ग्लास, वो ग्लास को, कांच को जोड़ के, वेल्डिंग मतलब उसको ज्वाइन करके एक सर्कल सा शेप देते हैं और बैंगल बनाते हैं। और ये बैंगल पूरे लैंड में ऐसा लगता है कि इतनी बैंगल्स फिरोजाबाद में बनती हैं जो कि पूरा लैंड, पूरा वर्ल्ड में जितनी भी वीमेंस हैं वो यहीं की बनी हुई चूड़ियों को पहनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, जो मुकेश की फैमिली है वो भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ अ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन dingy cells without air and light, that the law he enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। तो मुकेश की फैमिली भी इन्हीं फैमिली में से एक है जो कि ये बिल्कुल भी नहीं जानती है कि ये चिल्ड्रन के बिल्कुल इलीगल है, चिल्ड्रन से, बच्चों से ये काम कराना। क्यों इलीगल है? क्योंकि ये बच्चे जो इतने डार्क फर्नेसेस में काम करते हैं, यानी कि एनक्लोज्ड फायर प्लेस, इतना वहाँ टेम्परेचर हाई होता है जिससे उनको जलने का खतरा होता है। और इन डिंगी सेल्स, डिंगी की मीनिंग होती है स्टूडेंट डार्क या डिम लाइट, और इतनी डिम लाइट में काम करते हैं जहाँ पे कोई एयर और लाइट भी एंटर नहीं करती है रूम के अंदर, और दैट द लॉ, और जो कि लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये सभी जो 20,000 बच्चे हैं वो डार्क फर्नेसेस मतलब एनक्लोज फायर प्लेस में काम करते हैं जिससे उनकी आइज़ की ब्राइटनेस जाने का खतरा होता है। मुकेश आइज बीम एज ही volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt
तो मुकेश की आइज़ उस समय बहुत ही खिल उठती हैं, जिस समय वो हमारे ऑथर को प्राउडली कहता है कि आप चले हमारे घर, जो कि हमारा घर रिबिल्ट हुआ है, थोड़ा सा रिनोवेट हुआ है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। तो हम जाने लगे ऐसी पतली पतली स्ट्रिंकिंग मतलब जो बहुत ही पतली गलियों से जाने लगे, जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था, बिल्कुल गार्बेज से वो चौकटी, और पास्ट होम्स एंड रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और उनकी वो जो झुग्गियाँ थी, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, उनकी दीवारें झड़ रही थी। वॉबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्रिमेबल स्टेट। तो वहाँ पे वॉबली, वॉबली की मीनिंग होती है स्टूडेंट अनस्टेबल, मतलब ऐसे डोर जो कि बिल्कुल टिकाऊ नहीं थे, ऐसे डोर वहाँ लगे हुए थे। और को एग्जिस्टिंग, और जो एनिमल हैं वो और ह्यूमन एक साथ ऐसे घरों में रहते थे। तो जिस गली से निकल के मुकेश के साथ हमारे ऑथर जा रहे हैं, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि वो गली कैसी है, वहाँ के घर कैसे हैं, वह कैसे दिखाई देते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो वो एक घर के पास रुकते हैं, ऐसे घर के पास रुकते हैं। Being a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो जो मुकेश है वो एक उसके आयरन डोर को पैर से ऐसे पुश करता है खोलने के लिए। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शेक। शेक की मीनिंग स्टूडेंट होती है आ रफली बिल्ड हट। तो एक ऐसे हट में वो एंटर करते हैं जो कि रफली बिल्ट हुई हुई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट टैच्ड विद डेड ग्रास each a firewood stove over which sits a large vessel of seething spinach wheel। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या था, जो उसका फ्लोर था उस पे डेड ग्रास बिछी हुई थी, सूखी घास पड़ी हुई थी, और वहाँ पे एक फायर प्लेस जल रहा था, चूल्हा जल रहा था, और जिस पे एक बड़े से वैसल में स्पिनच की लीव्स, पालक के पत्तियों की सब्जी बन रही थी। उसके बनने की सिजलिंग, सिजलिंग मतलब होता है कुकिंग की जो आवाज़ होता है, हजिंग साउंड ऑफ कुकिंग, कुकिंग से करने से जो आवाज़ निकलती है, तो वो वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स पड़ी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिसमें और अदर कटी हुई वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। आ फ्रेल यंग वूमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक पतली सी लेडीज़ वहाँ पे, फ्रेल की मीनिंग होता है वीक, यानी कि बहुत ही पतली यंग लेडी उसमें कुकिंग कर रही थी, शाम का खाना बना रही थी अपने पूरे परिवार के लिए। दो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल। यद्यपि इसकी जो आंखें थी वो धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी टर्म बहू यानी कि जो डॉटर इन लॉ के लिए यूज किया जाता है वर्ड, हिंदी टर्म का यूज किया गया है। और कहा गया है कि वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, क्योंकि वो चार्ज करती है, यानी कि देखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है 3 मैन की, जो कि हैं हर हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड हैं, और मुकेश हैं, एंड देयर फादर, और उसके ससुर यानी कि उनके पापा हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब वो बूढ़े मैन यानी कि उसके ससुर एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस को ढकने के लिए आगे घूंघट कर देती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before males enter। और जैसा कि रीति के परंपरा के अनुसार कहा गया है कि ये जो बहू होती है, डॉटर इन लॉ होती हैं, वो अपने फेस को कवर कर लेती हैं कि कोई भी मेल अगर उनसे बड़े हैं एंटर करते हैं, अगर बड़े मेल एंटर करते हैं तो वो अपने फेस को वेल से यानी कि घूंघट से ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर।
और चाहे वो बैंगल मेकर जितने भी गरीब क्यों ना हो। इम्प्रोविज्ड की मीनिंग होती है वेरी पुअर, चाहे वो जितने भी गरीब क्यों ना हो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, और बहुत सालों से ये जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ये जो उनके ससुर अंदर आए हैं, पहले वो कौन थे, एक टेलर थे, फिर वो एक बैंगल मेकर बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और अपने इतना काम करने के बावजूद अपने घर को वो रिनोवेट तक नहीं कर पाए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बेटों को यानी कि मुकेश और उसके बड़े भाई को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच डैम वट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। तो वो उनको कुछ भी नहीं सिखा पाए अपने बच्चों को, केवल वो उनको क्या सिखा पाए, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि केवल बैंगल बनाना ही सिखा पाए, जो कि उनको खुद को भी आता था। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। उनकी दादी कहती है, मुकेश की दादी, कि ये तो हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है बैंगल मेकिंग बनाना। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल। वो ऐसा कह रही है जिसके हस्बैंड की अपनी आंखें ग्लास बैंगल की पॉलिशिंग करने में और उसको सर्कल करने में उसकी डस्ट से उनकी बिल्कुल वो आंखें चली गई हैं और वो ब्लाइंड हो गई हैं। फिर भी वो कह रही हैं कि ये तो हमारा कर्म है, ये तो हमारी डेस्टिनी है, जो कि हमें बैंगल मेकिंग करना है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी प्लीज। अब वो जवाब देती है कि क्या भगवान के दिए गए इस कर्म को हम तोड़ सकते हैं, यानी कि हम बैंगल मेकिंग में ही रहेंगे चाहे इससे हमें जितना भी नुकसान हो। बॉर्न इन द caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फौजाबाद। तो अब हमारी जो ऑथर हैं वो कह रही हैं कि पैदाइशी से ही ये लोग बैंगल मेकर का काम करते हैं। इनके घरों में, इनके आंगन यार्ड आंगनों आंगन में और जो आसपास जो दूसरे घर हैं, हर घर में फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल मेकिंग का ही काम होता है। स्पाइरल ऑफ बैंगिंग सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 color of the rainbow lie in the mounds in unkept yard, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by the young men along the narrow lanes of shanty town। वो लेडीज ये भी कह रही हैं कि फिरोजाबाद में हर कलर की, हमने बचपन से ही हर कलर की रेनबो, यानी कि जितने भी रेनबो में कलर होते हैं, यहाँ कलर के नेम दिए हुए हैं, गोल्ड है, पैडी ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, कि हमने हर कलर की, जितने रेनबो में कलर होते हैं सारे कलर की बैंगल्स देखी हैं। और ये जो बैंगल्स हैं ये माउंट्स में, मतलब कि भीप ढेर में, माउंट्स मतलब माउंट्स मतलब ढेर में पड़े होते हैं, हर आंगन में पड़े होते हैं फिरोजाबाद के। और इसको फिर क्या करते हैं, जो यंग मैन हैं वो 4-व्हील्ड हैंड कार्ट, यानी कि ठेले पर, जो गांव में देखने को हमें मिलते हैं, ठेले पर लाद के उसको धकेलते हुए फिरोजाबाद की पतली गलियों में, शैंटी टाउन, छोटे छोटे जो फिरोजाबाद के नगर हैं उसमें, शैंटी, शैंटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट स्मॉल हट, और जहाँ पे स्मॉल हट्स होती हैं उन टाउन में बेचने के लिए उस ठेले पे रख के धकेल के ले जाते हैं। एंड इन डार्क हट मैंस नेस्ट टू लेन ऑफ flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circle of bangles। अब फिरोजाबाद में सभी, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उनके मदर फादर सभी बैंगल्स को उसको सर्कल की शेप देने में इन्वॉल्व रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी जो आंखें हैं वो डार्क में रहने की आदी हो गई हैं, जिससे कि सनलाइट में आने पे उनकी आंखों पे जो है स्ट्रेस पड़ता है बाहर आने पर। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसी कारण, इसीलिए वो एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों को जो है, अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering
पीसेस ऑफ ग्लास। अब ये दूसरे किसी हटके में बैठी हुई सविता नाम की गर्ल की स्टोरी को बताते हुए हमारे ऑथर कहती हैं कि एक जवान लड़की सविता, जिसने की पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो ड्रैब है। ड्रैब मतलब वो बिल्कुल फेड हो गया है उसका कलर। वो एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई है और वो भी ग्लास के पीसेस को इस सोल्डरिंग यानी कि उसको ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है। एज पर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और जो उनके हाथ हैं वो हाथ हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहे हैं जब वो काम कर रहे हैं कि वो एक टोंग्स चिमटा, टोंग्स में चिमटा होता है, तो एक मशीन की तरह चल रहे हैं उनके हाथ। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब मेरे को आश्चर्य होता है, ये मुझे आई किसके लिए आया, ऑथर के लिए, जो ये एल्डर वुमेन की हेल्प कर रही है सविता नाम की लड़की। जब ये बड़ी होगी तब इसको सेंसिटिविटी की मीनिंग होती है द स्टेट ऑफ बीइंग स्केयर्ड या होली, यानी कि सुहाग की जब इसको नॉलेज होगी तब इसको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है बैंगल की। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये जो चूड़ियाँ हैं ये इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बलाइज करती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, जो कि ऑस्पिशियसनेस की मीनिंग होती है गुड ओमेन, यानी कि सुहाग की नॉलेज को दर्शाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल। ये उसको तब पता चलेगा जब एक दिन उसकी मैरिज हो जाएगी और उसका जो सर है वो रेड कलर के दुपट्टे से ढका हुआ होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों पर रेड कलर की मेहंदी लगी हुई होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके कलाइयों में रेड कलर की बैंगल्स होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह एक दुल्हन बन चुकी होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, और जो उसके पास ओल्ड वुमेन बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि बहुत साल पहले ही सुहागन बन चुकी है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी तक भी उसने, यानी कि अभी भी वो सुहागन है और उसने अपनी कलाइयों में रेड कलर की बैंगल्स पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ पे एक हिंदी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसकी आँख में फिर भी कोई रोशनी नहीं है, मतलब कुछ भी उजलापन दिखाई नहीं दे रहा उसकी आँख में। और वो कहती है कि हमने कभी इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कभी भी एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। शेर यहाँ क्वांटिटी है, मेजरिंग क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है। और वो कहती है कि हमें तो पेट भर कभी भी खाना नहीं प्राप्त हुआ इतनी मेहनत करने के बावजूद। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, और वो ऐसा कहती है, बिल्कुल उसके फेस पे बिल्कुल जॉय नहीं है। इस सिचुएशन में वो ऐसा कहती है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और उसने पूरी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिपीट हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन with a flowing beard says, I know nothing except bangles. अब जो उसके हस्बैंड हैं, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो जो महिला की अभी बात कर रहे थे, जो उसके हस्बैंड है बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो दाढ़ी है वो लटक रही है, वो कहते हैं कि मैं तो बैंगल के सिवा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने फैमिली के लिए, सिर ढकने के लिए एक घर बना दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their life. अब उनकी इस लाइन को सुनते हुए किसी को भी आश्चर्य होगा कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इनके लिए घर क्या बना दिया है। मतलब इसको तो करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, मतलब कोई इतना भी नहीं कर पाता कि अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट घर बना दे। उसको ऐसा लग रहा है उस मैन को। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और हमारे पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कम से कम एक सर ढकने के लिए घर तो है। हियरिंग हिम वन wonders if he has achieved
what many have felt in their lifetime। उसकी बात को सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो ऐसा अजूबा कर दिया है कि जिसको करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, यानी कि उसने अपने घर वालों को सर ढकने के लिए एक छत दे दी है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough money to eat, rings in every home। तो यहाँ पे हर घर के लोगों का मानना है कि चाहे इस काम से हमें, इस बिजनेस से हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलता, फिर भी हमें इसी काम में ही इन्वॉल्व रहना है। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in फिरोजाबाद। इको की मीनिंग होती है स्टूडेंट रिपीट, और लेमेंट की मीनिंग होती है कंप्लेंट। तो वो जो यंग मैन है उसकी आवाज़ ऐसे गूंज रही है कि फिरोजाबाद में वो बहुत ही नेक काम कर रहा है, और जो उनके एल्डर्स यानी कि बड़े पूर्वज लोग करते आ रहे हैं उसको इसी में ही इन्वॉल्व रहना है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम, इट सीम्स, इन फिरोजाबाद, और जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है और जो कि फिरोजाबाद में हर घर में दिखाई देता है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream। तो सालों साल से चलती आ रही ये परंपरा, और टॉयल की मीनिंग होती है फिजिकल हार्ड वर्क डन टू अर्न अ लिविंग, और कमाने के लिए, जीवित रहने के लिए ये लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, कमाई करते हैं, चाहे उससे इनकी जीविका भी पूरी नहीं होती और उनका सपना धरा का धरा रह जाता है, उनका सपना कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू द कोऑपरेटिव। तो अब हमारी ऑथर है जो वो कहती है कि तुम कोऑपरेटिव यानी कि जो गवर्नमेंट संस्था है उनसे तुम बातचीत क्यों नहीं करते, यानी कि उनको तुम अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर। तो ऐसा जो हमारी ऑथर हैं वो वहाँ के मैन से कहती हैं, मैन के ग्रुप से कहती हैं, जो कि जो उनके फादर हैं, फोर फादर हैं, वो इसी से ट्रैप्ड मतलब बिल्कुल ढक दिए गए हैं, इतने हार्ड वर्क से ढके हुए हैं, उन मिडिल मैन से ऐसा कहती हैं कि तुम गवर्नमेंट की संस्था से बात क्यों नहीं करते। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal। अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं मैन, वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे यानी कि ग्रुप बना के इस काम को बढ़ावा देंगे या कुछ गवर्नमेंट संस्था से ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस हमें धकेल कर जेल में बंद कर देगी और हमें हमारे इसको इलीगल समझेगी, यानी कि ग्रुप में काम करना। अब देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई अपने तुम काम को बढ़ावा दे रहे हो तो उस लिए पुलिस तुम्हें उठा के बंद कर दे, लेकिन उनकी वो थिंकिंग है जो कि ऐसा कह रहे हैं वहाँ के मैन। दे से ये दे आया वहाँ के मैन के लिए। There is no leader among them, no one who could help them see things differently। उसमें कोई भी लीडर बनने के लायक नहीं है, कोई भी उनका लीडर नहीं है जो कि इससे अलग कुछ सोच सके। Their father are as tired as they are, और उनके फादर भी उतना ही थक चुके हैं जितना कि वे लोग। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice। स्पाइरल की मीनिंग होती है स्टूडेंट नेवर एंडिंग कंटिन्यूस, यानी कि लगातार चलता हुआ चक्र, और अपाथी की मीनिंग होती है लैक ऑफ कंसर्न, और ग्रीड की मीनिंग होती है सेल्फिश डेस्पायर फॉर समथिंग। तो अब देखिए कि वो मैन जो लोग हैं वो एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिससे उनका निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है, और वो चक्र कैसा है, इसमें गरीबी है और उनको लालच को कंप्लीट करने का भी जिसमें कोई नहीं है, यानी कि उनको भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता और वो बिल्कुल अन्याय से भरा हुआ है। ऐसे चक्र में वे लोग फंस गए हैं। लिस्निंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukaras, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the
bureaucrats that the politicians। हमारी ऑथर कह रही हैं कि उनकी बातों को सुनकर मुझे तो ऐसे दो डिफरेंट वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो लोग जिसके चारों तरफ वेब मतलब जाल बना हुआ है गरीबी का, और अदर वर्ड जिसमें वो साहूकार हैं, मिडिलमैन, पुलिसमैन हैं और ब्यूरोक्राट्स हैं। ब्यूरोक्राट्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग हैं, और पॉलिटिशियन लोग हैं। साहूकार यानी कि जिनसे वो लोग कर्ज ले लेते हैं और उस पैसे को अदा नहीं करते और उसी में वे लोग जकड़े रहते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द baggage on the child that he cannot put down। और वे सभी लोग इन सभी के साथ ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि बैगेज की मीनिंग होती है बर्डन, उन सभी के बर्डन से ढके हुए होते हैं कि वो अपने आप को इस जाल से बाहर नहीं निकाल सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और वो समझते हैं कि ये तो नेचुरली है, जैसे हमारे पिता ने भुगता है ऐसे हमें भी करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। इसके सिवा ऐसा करने से चाहे उनकी जीविका भी कंप्लीट ना होती हो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये उनके बढ़ने का ही पार्ट है, यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो इसी में ही इन्वॉल्व रहेंगे, इसी काम में। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन जब मुझे उस मुकेश नाम के लड़के की कहानी याद आती है तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। ये हमारे राइटर कह रही हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही रिपीट्स, या ही आया मुकेश के लिए। मतलब जब मुकेश की उसको याद आती है हमारे ऑथर को, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ऐसे जाल में ऐसे लोगों के बीच में एक मुकेश है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। वो एक गैराज में जाएगा और वहाँ पे ये मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक। तो लेकिन जो गैराज है वो उनके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक कह रहे हैं, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। मुकेश जवाब देता है कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, यानी कि जब वो ऑथर कहती है कि वो जो गैराज है वो तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो वहाँ तक पैदल ही चला जाऊँगा। यानी कि वो मेहनत करने के लिए भी पूरी तरह से मुकेश तैयार है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी कोई सपना है, यानी तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो। ही इज सडनली साइलेंट। अब वो बिल्कुल चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्ट्रेट एट द ग्राउंड। और अपनी आंखों को बिल्कुल जमीन की तरफ झुका देता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट यट टर्न इनटू द रिग्रेट। इसलिए कर लेता है क्योंकि वो एम्बेरस यानी कि शर्म महसूस करता है और वो रिग्रेट हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि फिर भी मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। उसे कार का मैकेनिक बनना है, कार ड्राइविंग भी सीखनी है, क्योंकि उसने फिरोजाबाद की उन पतली गलियों में केवल कुछ कारों को ही देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और शायद फिरोजाबाद के ऊपर से कोई ही एक या दो या कुछ ही एरोप्लेन कभी फ्लाई होंगे। इसीलिए वो जवाब देता है कि नहीं, मैं मतलब नहीं बनना, एयरप्लेन नहीं उड़ाना चाहता, मैं तो केवल एक मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। क्योंकि कारें तो उसने फिरोजाबाद में देखी हैं और प्लेन तो फिरोजाबाद में शायद ही कोई उसने देखा हो, इसीलिए उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसा कहते हुए, मना करते हुए, धीरे सी साउंड में, मरमर साउंड में वो अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है। इसी के साथ स्टूडेंट ये स्टोरी हमारी जो सेकंड स्टोरी थी वो भी कंप्लीट होती है। आई होप this video lecture is very helpful to you. If yes, please like this video, share this video, and also comment on this video and subscribe my channel for more videos. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।